नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेटा की पूरी टीम जिस तरह से संसदीय कमेटी के सामने हाजिर हुई, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कुछ घंटे में ही मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली। लेकिन जो खुलासे किए सर कि अवैध तरीके से कुछ कंटेंट को प्रमोट करने के लिए उनको पैसे मिले, तो क्या जिस तरीके से कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी उनके कंटेंट को प्रमोट किया गया इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या वहां पर पैसा नहीं मिला होगा इनको? देखिए, जब जब भारत में इस तरह के प्रायोजित आंदोलन होते हैं, ये पहली बार नहीं है। जंतर मंतर से पहले भी शाहीन बाग हुआ है, 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर हुआ है, जंतर मंतर पर ही महिला पहलवानों का हुआ है, जिसमें अभी कोर्ट से फैसला भी आ गया और ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं है और ब्रजभूषण शरण सिंह को रिहा किया गया है। लेकिन उस समय का पूरा तमाशा देखिए आप, क्या हुआ था और किस तरीके से वो सारी चीजें डिजाइन की गई थी। वही पूरा इकोसिस्टम, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन भी वो महिला पहलवान किस तरीके से दिल्ली पुलिस से टकरा रही थी और क्या तमाशा हुआ था वो सबको पता है। और वो क्यों किया जा रहा था ये बाद में समझ में आया, क्योंकि उनमें से एक महिला पहलवान को कांग्रेस पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया और वो एमएलए बन भी गई। तो ये सारा कुछ जो है, और बजरंग पूनिया को किसान मोर्चा में एक पद दे दिया गया। तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि इन सब के पीछे एक्चुअल में है कौन और ये सब क्यों डिजाइन किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया मंचों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको पैसा देकर के जिस तरीके से, जैसे टेलीविजन चैनलों पर भी स्पेस खरीदने की एक रवायत शुरू हुई कि भाई इतना स्पेस हमको चाहिए, हम आपको इतना बिजनेस देंगे या आपको इतना पैसा देंगे अंडर द टेबल। तो वो सब चीजें, राहुल जी का भाषण चलना है, इतने मिनट या इतना समय दिखाना है, या फला जगह का इस तरह का कोई आयोजन है वहां पर आपको उसको रन करना है। आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसके लिए स्पेस खरीदती है या उनको जो है किसी तरह से ऑर्गेनाइज करती है। तो ये अगर सोशल मीडिया मंचों पर भी अब शुरू हो गया है तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और एल्गोरिदम की जहां तक बात है, तो हमने आपने तमाम जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने ये महसूस किया है कि कभी उनके खास विषयों के वीडियो डाउन कर दिए जाते हैं, यानी वो बैठ जाते हैं, और कभी कभी जो है अचानक से किसी खास कंटेंट को प्रमोट किया जाने लगता है। ये उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति के ऊपर और कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी खास पार्टी पर प्रश्न आपने कार्यक्रम में उठाए हैं तो फिर कंटेंट को डाउन कर दिया जाएगा, और अगर आपने उनकी प्रशस्ति कर दी है या कुछ ऐसा पॉजिटिव कर दिया है तो फिर वो वीडियो चल निकलेगा। तो ये तो हम देखिए, इस समय 2 धाराएं हैं देश में कंटेंट क्रिएटर की। ये तो आप पूरा देश और दुनिया देख रही है, समझ रही है। एक वो है जो मोदी को हरदम निशाने पर लेते हैं, उनके मिलियंस में व्यूअर्स आते हैं, मिलियंस में आते हैं, उनकी कमाई भी महीने की करोड़ों में है। और एक वो है जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, कहते हैं, उसी के अनुसार अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और उनका वीडियो चले ना चले, स्कोर करे ना करे, वो उन चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं। यानी जो शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं, जल्दी ख्याति पाने की, जल्दी वीडियो वायरल होने की, जल्दी पैसा कमाने की, उस दौड़ में वो लोग नहीं हैं और वो मार खा रहे हैं।
तो ये सब क्यों हो रहा है? मैं इसको एक तरीके की ठगी कहूंगा। कंटेंट है तो उसको रोकिए मत। उसको पसंद करने वाले भी बहुत सारे हैं, उन तक उसको सामान्य प्रक्रिया के तहत पहुंचने दीजिए। आप किसी को दबाएंगे और किसी को प्रमोट करेंगे, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। और यही आज प्रमाणित हो गया है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग का ये स्वीकार करना कि कुछ कंटेंट के लिए हमको पैसा मिला है और भारी पैसा मिला है, ये शो करता है कि बड़ी सी बड़ी टेक कंपनियों के भी घर भरे जा रहे हैं ताकि गलत कंटेंट को प्रमोट किया जा सके। लेकिन सर, अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, माफी भी मांगी गई, पूरी पोल पट्टी भी खोल दी गई कि एल्गोरिदम भी बदलने के लिए पैसे मिलते हैं, तो आपको लगता है कि अब आगे चलकर हम ये मानकर चलें कि ये सुधर गई या माफी मांगी गई है, या जो आगे की बातें इन्होंने स्वीकार की है पैसे को लेकर, इसके चलते इनको फिर से तलब किया गया है, तो इन पर एक्शन भी हो सकता है? माफी तो इस बात की थी कि पीएम मोदी का 23 जुलाई का कंटेंट हटा दिया, टेक्निकल ग्लिच था, लगा दिया, लेकिन आगे जो वो कह रहे हैं, आगे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अवैध कंटेंट को प्रमोट करने के लिए पैसा मिला, इन्होंने पैसा लिया, तो सर अब तो इनके खिलाफ एक्शन बनता है या नहीं, या माफी से काम चल जाएगा? देखिए, सेफ हार्बर जो एक्ट है सन 2000 का, उसमें बड़ा क्लियर है इसको लेकर के। लेकिन अगर ये टेक कंपनियां ही उन प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई मिलती हैं, गलत कंटेंट को प्रमोट करती हुई पाई जाती हैं, तो ये सेफ हार्बर से बाहर भी निकाली जा सकती है। और उसके बाद इनका क्या हाल होगा आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। अगर मार्क जुकरबर्ग, जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट डाउन कर दिया था, और माफी मांगने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो जुकरबर्ग आज अगर फिर से माफी मांग रहा, 2014 में भी मांग चुका है वैसे बाय द वे, ये एक कंटेंट के लिए, एक मसले के लिए 2024 में भी माफी मांग चुका है, और अब इसने फिर वही किया है। अच्छा, यहां क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है इनके लिए, ये उसे खोना नहीं चाहते हैं। और अगर भारत सरकार की भरगुटियां तन जाएं तो इनको पसीने आने लगते हैं। इनको लगता है कि अभी की जो हालात है, परिस्थितियां हैं, क्योंकि महिला आयोग ने भी तो नोटिस इश्यू कर दिया था ना। इधर जो आईटी संसदीय कमेटी है, उसके जो सभापति हैं आजकल निशिकांत दुबे ने, उन्होंने भी इनको तलब कर लिया था। तो आज इनकी जो कमेटी थी, हाई लेवल के जो प्रतिनिधि मंडल था, वो आईटी मिनिस्टर से भी मिला, अश्वनी वैष्णव से, वो सचिव से भी मिला आईटी मिनिस्ट्री के, और वो निशिकांत दुबे के जो संसदीय कमेटी है उसके सामने भी उसने अपनी सफाई रखी। लेकिन मेरा मानना ये है अंजू जी कि ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है, सीधी नहीं होगी। ये जब भी इन पर शिकंजा कसा जाता है, ये माफी साफी का नाटक करते हैं, उसके बाद वही कर्मकांड फिर शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, वो हमें समझने की जरूरत है। ये साजिश वहां का डीप स्टेट, वहां का सीआईए और वहां के बड़े बड़े उद्योगपति, जिनके हाथ पैर और पूंछ सब कुछ दबी हुई है इस समय, जिनके मुताबिक भारत सरकार मोल्ड नहीं हो रही है। खुद अमेरिका की सरकार इस समय किलसी हुई है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया एफटीए पर चर्चा होते हुए। उन्होंने वहां भी मरोड़ करके देख ली, 50% टैरिफ भी थोप करके देख लिया, लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जिन मुद्दों पर वो चाहते हैं कि भारत झुके, अपना मार्केट खोले, अपना बाजार खोले, उन सेक्टर के लिए भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में भले ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हो माय फ्रेंड मोदी, लेकिन
अंदर खाते लगातार ऐसी हरकतें की जा रही हैं ताकि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और उसका जिम्मा जो है बहुत हद तक जितनी भी ये टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, और इनका भी जम करके मिसयूज किया जा रहा है। सर 2024 में आप याद कीजिए ना, जो 2 वीडियो सर्कुलेट किए गए थे सोशल मीडिया पर, जिनको इन्होंने गांव-गांव जाकर बड़े-बड़े स्क्रीन पर दिखाया था, आरक्षण को लेकर अमित शाह का एक वीडियो था। अब सोचिए कि उसके जरिए तो इन्होंने डेंट मारा था। कितनी ताकत है सोशल मीडिया की। उस वक्त भी तो पैसे दिए गए होंगे इनको ये वीडियो प्ले करने के लिए, बार बार दिखाने के लिए। मोबाइल आज की तारीख में किसके हाथ में नहीं है। और वही खेल इन्होंने ये जो कॉकरोच आंदोलन था उस दौरान भी खेला। आप इंस्टा खोल के देखिए, इन्हीं के वीडियो दिखते थे, तो वहां पर भी तो पैसा डाला गया। और अब आप ये जो दीपके है, ये नई नई बातें कर रहा है, मैं प्रेशर ग्रुप बनाऊंगा इसके खिलाफ। तो अब सर 2 जगहों पर, बंगाल और असम में 0 एफआईआर भी फाइल हो गई है कि नाबालिग बच्चों को इस धरने में शामिल किया गया। लेकिन सोशल मीडिया कितना ताकतवर है सर, ये तो सरकार को समझना पड़ेगा। अगर एक बार ये ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो इसको आसानी से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी सोशल मीडिया ने 2024 में डेंट मारा था और वही आजकल वही खेल दोहराया जा रहा है। देखिए, कहा तो ये जाता है कि साहब ये मीडिएटरी की भूमिका निभा रहे हैं, यानी डाकिये की भूमिका निभा रहे हैं। मैं जो बनाता हूं, आप जो बनाती हैं, बस वो एक प्लेटफॉर्म पर उसको वहां तक पहुंचाता है जिनके लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। कहा तो यही जाता है। लेकिन अगर आप एल्गोरिदम तय कर रहे हैं, अगर आप किसी कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, अगर ये सब खेल में आप लगे हुए हैं, और जो गाली गलौचें दी जा रही हैं, प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली दी जा रही है, उनको भी आप नहीं हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहां ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, बहुत बुरी तरीके से पकड़े गए हैं। और यही वजह है कि वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, माफी मांग करके। देखिए, ये सूचना का युग है और यहां सूचना युद्ध भी चल रहा है। हर पार्टी के दफ्तरों में या दूसरी जगहों पर अलग से बिल्डिंग्स लेकर के उनमें पूरी आईटी सेल बैठाई गई हैं। और खास तौर से जो ये डीप फेक और ये तमाम तरह की सामग्री तैयार करके उनको वायरल कराया जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि पहले की जो पार्टियां थी, पहले की जो लीडरशिप थी, उनको अपनी नीतियों पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने आप पर भी भरोसा था। इसलिए वो पब्लिक के बीच में जाते थे, उनको अपने कार्यक्रम, नीतियां बताते थे, दिशा बताते थे, अपने सिद्धांत बताते थे कि क्या है हमारे, और लोगों को सहमत करते थे, लोगों का भरोसा जीतते थे। आजकल की सारी लीडरशिप को आप देख लीजिए, जो भी मोस्टली विपक्षी दलों के चेहरे हैं, उनकी अपना लाइफ स्टाइल देख लीजिए, वो कितना पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कितना पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तो ऐसे में तरीका क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, और उसके वीडियोज और कंटेंट बना करके दूसरों को गाली दो, उनमें ऐसे चित्र लगाओ जो बहुत ही भौंडी शक्ल के हों, या चेहरों को लगभग काला कर दिया गया हो, या गलत तरीके से। ये सब बड़ा आसान हो गया है आजकल। आप अगर सोशल मीडिया मंचों पर किसी का रूप कुरूप करना चाहें, उसके बारे में गलत सामग्री परोसना चाहें, चेपना चाहें और लोगों तक पहुंचाना भी चाहें, तो ये बड़ा आसान हो गया है। कोई जवाब दे ही और जिम्मेदारी तो है नहीं। अच्छा, आईटी मिनिस्टर भी या उनका मंत्रालय भी किस किस को पकड़ सकता है और क्या कार्रवाई कर सकता है, या कितने अकाउंट्स को ब्लॉक करवा सकता है, क्योंकि इनके तार तो विदेशों में भी हैं। पता लगता है आईएसआई के भी 400 से
480 से ज्यादा अकाउंट थे जो जंतर मंतर के समय यहाँ पर बदअमनी फैलाने में लगे हुए थे। अब ताजा खबर ये मिल रही है कि आईएसआई ने यहाँ 8 ऐसे लोगों को भेजा था जो यहाँ फटने वाले थे या पेट्रोल बम के जरिए पुलिस की वर्दी में वो कोई कारनामा करने वाले थे। आप पुराना वीडियो सर्च करके देखिए, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। जब वहां आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, जब वो प्रवेश कर रहे थे पुलिस के कर्मियों के द्वारा, तो ये अभिजीत दीपके ने अलग से एक दिन प्रेस से बात करते हुए कहा कि साहब यहाँ कौन सा बमबाज आ रहे हैं या आतंकवादी आ रहे हैं या एंटी सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं जिनसे आधार कार्ड मांग करके उनको डराया धमकाया जा रहा है। चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आज ये जो रांका है वो कह रहा है कि अगर वहां गलत आदमी गए थे तो ये जिम्मेदारी तो होम मिनिस्टर की है, तो अमित शाह को आकर के जवाब देना चाहिए। तो ऐसे लोग जो सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हों या गलत लोगों को बिना आधार कार्ड जांचे वहां प्रवेश की फ्री एंट्री करवाने पर आमादा हों, जवाबदेही तो इनकी भी बनती है ना। तो ये सारी चीजें इस समय देखने की जरूरत है। और देखिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब होता है, सामाजिक तनाव बढ़ाने के लिए होता है, सेना के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए भी होता है, आर्थिक धोखाधड़ी करने के लिए भी होता है, और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी इससे छेड़ा जा रहा है। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनको अब एड्रेस करना ही होगा सरकार को। आप बहुत लंबे समय तक मुंह फेर करके बैठे नहीं रह सकते। सर, इसीलिए शायद ये जो 2 एफआईआर दर्ज हुई है ना दीपके के खिलाफ कि नाबालिग बच्चे इस धरने प्रदर्शन में कैसे आए, वो इसीलिए दर्ज की गई है। और अभी तो 2 एफआईआर हुई है, मुझे तो लगता है देश भर में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि इनको पता चलना चाहिए जिम्मेदारी किसकी, किसके बुलाने पर वो वहां पर आए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, ये इंस्टाग्राम पर ही तो बनाई गई थी सर। ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी थोड़े, पॉलिटिकल पार्टी। और इसके अचानक से 2 करोड़ से ज्यादा वो सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए? तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं तो खेल खेला गया ना इन्हीं एजेंसियों की तरफ से सर, कि कैसे इतने सारे इनके सब्सक्राइबर्स हो गए, कैसे जगह जगह दिखने लगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन सर, अब जिस तरह से हमारे देश का एलओपी राहुल गांधी जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जंतर मंतर पर अभी भी वो अटके हुए हैं, जंतर मंतर के बच्चों को ले लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। जितने ही हाथ में प्ले कार्ड लेकर संसद भवन में खड़े होते हैं सर, पता नहीं कौन इनको प्ले कार्ड बांटता है, और उसकी फोटोज खींच खींच कर आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि देखिए क्यों नहीं आ रहे अमित शाह संसद में, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जवाब दें। ये तो खैर जब अमित शाह आएंगे तो वो जवाब देंगे इनको, और ठीक तरीके से ही देंगे, फिर ये भागते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी या अमित शाह बोलते हैं सदन में और आते हैं तो ये जानते हैं कि फिर इनका हाल क्या होता है, और बोलने के लायक छोड़ते नहीं हैं। वो तैयारी के साथ ही आते हैं, इनकी तरह नहीं है कि। लेकिन 4-5 बड़े सवाल है, उन पर जरा एक बार दर्शकों के साथ बात कर लें। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दुष्प्रचार के बीच में अंतर करना आना चाहिए हमें। ठीक है, संविधान की 19 सूची में कई धाराएं हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है, और दुष्प्रचार करने की भी छूट नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप दुष्प्रचार करना शुरू कर दें। नंबर 2, जो विदेशी डिजिटल कंपनियां हैं, इनकी जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और जो इन डिजिटल मंचों पर हैं उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो समाज में तनाव पैदा करने वाला है, जो लोगों को भड़काने वाला है,
जो मिस इन्फॉर्मेशन देने वाला है और अल्टीमेटली राष्ट्र के व्यापक हितों पर कुठाराघात करने वाला है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो सरकार कई बार नहीं करती है। तीसरा, जो डीप फेक और एआई आधारित सूचना युद्ध इस समय किया जा रहा है या लड़ा जा रहा है, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और ये डीप फेक और एआई डिजिटल के जरिए जो इस समय तमाशे किए जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। इसकी तो किसी को परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी टेक कंपनी है, उनको कटघरे में लाना चाहिए। ये जो 2000 का कानून है सेफ हार्बर का, उसके तहत आते ही नहीं है। इसकी छूट किसी टेक कंपनी को मिलनी ही नहीं चाहिए। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता, इनकी रक्षा बहुत जरूरी है। अंजू जी, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखेंगे और किसी को कुछ भी बकने की छूट देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। ये फिर देश को बांटने वाली ताकतों को हवा देंगे, सिर पर चढ़ाएंगे, और वो तो तैयार बैठी हैं 2047 तक इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, गजवाए हिंद का सपना पूरा करने के लिए। दूसरा, एक ऐसे कानून की जरूरत, पांचवा पॉइंट, वहां एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही है जो ये जो नवाचार है, मतलब सोशल मीडिया है, तमाम चीजें हैं, इसको बिना प्रभावित किए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप उस दायरे में ही अगर बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको छूट है, आपको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है, और उस दायित्व से सरकार मुंह मोड़ करके बैठ नहीं सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सरकार के लिए इट्स हाई टाइम कि इस दिशा में कदम उठाए जाए। और अगर हम विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ी है, जुकरबर्ग को भी पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है भारत, उससे हाथ से वो गंवाना नहीं चाहेगा, इसीलिए घुटनों पर आ गया। लेकिन आगे ही कार्रवाई सख्त होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा इस तरह का तमाशा ना हो। लेकिन सर, मैं राहुल गांधी की फिर बात करूंगी। किरण रिजिजू ने उनसे मुलाकात की, कहा जा रहा है 50 मिनट की मुलाकात थी। अभी तो कितने अहम बिल आने वाले हैं सर। अभी वो डिलिमिटेशन का बिल आना, उसके लिए स्पेशल सेशन की बात हो रही है। फिर आपका FCRA अमेंडमेंट बिल आना है, जिसके लिए रोना धोना मचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी तो सीरियस ही नहीं है सर। वो तो हाथ में प्ले कार्ड लेकर ही नाचना चाहते हैं संसद परिसर में। वो तो बहुत सीरियस है, वो डे वन से सीरियस है। हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके सीरियसनेस को, और जितना नहीं समझ पाएंगे उतनी बड़ी भूल करते जाएंगे। उसको सब कुछ तबाह करना है। संसद को तमाशे में तब्दील कर चुका है। वो नीति का अखाड़ा पार्लियामेंट को बना चुका है। मुझे एक बात बताइए आप, स्पीकर और सभापति क्या कर रहे हैं? संसद को जंतर मंतर बनाने की छूट क्यों दी जा रही है? संसद परिसर में प्ले कार्ड लेकर के ये रोज खड़े होते हैं, नारेबाजी करते हैं। संसद के जो प्रवेश द्वार हैं, जहां से न केवल मिनिस्टर्स आते जाते हैं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते जाते हैं, उन दरवाजों पर बैठ करके चाय के साथ पकोड़े खाए जाते हैं। काले कपड़े पहन करके ये संसद परिसर में घुसते हैं, जाकर के वहां तमाशा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड दिखाते हैं और बाइट देते हैं मीडिया को। मुझे बताइए कि स्पीकर का और सभापति का क्या काम है? संसद की पवित्रता को अगर ये भंग करना चाहते हैं, तो आप इनको रोक क्यों नहीं रहे? आप जंतर मंतर बनाने की इजाजत इनको कैसे दे रहे हैं? प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि संसद के भीतर या संसद के बाहरी इलाके में कोई भी प्ले कार्ड लेकर के इस तरह की नारेबाजी नहीं कर सकता? ये काम तो स्पीकर का और सभापति का है ना। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा आज, ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की डरपोक की छवि क्यों बनती जा रही है? आप मुंह चुरा करके कब तक इन चीजों से भागते रहेंगे? कब तक आप इनका सामना नहीं करेंगे? और क्या जो संसद को चलाने की प्रक्रिया है वो इतनी लचर है कि आप लगातार 2 सप्ताह तक संसद की कार्यवाही की ऐसी तैसी करने वालों को खामोश बैठ करके हाथ पर हाथ रख करके आप इनको देखते रहेंगे और तमाशा करने देंगे? 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और 11:02 पर 2 बजे तक के लिए या 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाएगी। देखिए, देश जो है वो इनको भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। आप अपनी छवि ये मत बनने दीजिए कि आप इनसे डरने लगे हैं। आपको इनका सामना करना पड़ेगा, हैसियत दिखानी पड़ेगी ऐसे लोगों को जो संसद से भी अब खिलवाड़ करने पर आमादा हो गए हैं। सर, ये तो प्ले कार्ड लेकर अंदर भी थे, सदन के अंदर भी थे। आज लाल टोपियों की जगह लाल कैप्स पहनकर आए थे समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक में भी पेपर लीक के सवाल उठे हैं, पंजाब में तो लाठियां बरसा दी, झारखंड में 4 जुलाई से चल रहा है वहां पर और 25 तारीख से अनशन और आमरण अनशन चल रहा है महतो का। वहां कौन से मंत्री से इस्तीफा लिया गया है? तो यहां आपको इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अब वो गृह मंत्री के पीछे पड़ गए हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा। और वो नेहा बोरा क्या कह रही है इंटरव्यू में कि अभी तो एक का ही हुआ है, अभी हमारे निशाने पर अमित शाह है और अल्टीमेटली तो नरेंद्र मोदी हैं। तो कहीं ये खत्म होगा क्या? आपने इनको इनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। इसलिए आप राहुल गांधी की बात कर रही थी, राहुल गांधी जो तमाशा कर रहे हैं आज फिर प्रेस के सामने पहुंच गए। वहां 3-4 लड़कियों को लेकर के आए, उनको एक एक करके मीडिया के सामने पेश किया। मेरे घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, मुझे ये धमकाया जा रहा है, मुझे वो धमकाया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया है। और मंच कौन दे रहा है, उनके पीछे कौन खड़ा है और मुस्कुरा कौन रहा है पीछे खड़ा हुआ? राहुल गांधी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक कुटिल मुस्कान होती है चेहरे पर, वो मुस्कान लेकर के खड़े हुए हैं। और अगर किसी ने झारखंड का सवाल पूछने की कोशिश की बीच में, एक सेकंड बोलो, तुम बोलो, किसी को पूछने नहीं दिया। क्या देश ये समझता नहीं है? बेवकूफ समझते हैं लोगों को। जब आपको पता है कि आप ही को टारगेट करने के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है और उस आदमी का एकमेव मकसद यही है कि पार्लियामेंट को ना चलने दिया जाए, आपको प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर में ले लिया जाए, तो आप उनके मंसूबों को पूरा क्यों कर रहे हैं? आप उनके फैलाए हुए जाल में क्यों फंस रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को एक महत्वपूर्ण बिल पारित करना था। इनको पता था कि ये महत्वपूर्ण बिल पारित करने वाले हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे। सभापति ने और स्पीकर ने क्या किया? और बिना सरकार की इच्छा और रजामंदी के तो होता नहीं है, 146 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब नहीं दिखा सकते क्या? क्यों नहीं दिखा सकते? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उससे बात की जाएगी, उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। तो समझाइए ना, कौन रोक रहा है? किसने हाथ बांध रखे हैं? और आप गांधी नहीं बन सकते आज की तारीख में। गांधी बनने की कोशिश करोगे तो ये आपके सिर पर चढ़ करके वो करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। कुछ ना कुछ सरकार को या सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को एक सख्त कदम तो उठाना ही पड़ेगा। रोज रोज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सर,
टैक्स पेयर का पैसा है जो संसद की कार्रवाई में लगता है। आप सोचिए कि रोज ये जाते हैं, बंद संवर कर वहां घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और फिर घर को आ जाते हैं। संसद की कार्रवाई तो चल नहीं रही है। अभी कितने अहम बिल आने हैं और 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब तो देखिए हाई टाइम्स है, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये जितने बिल सोच रहे हैं लेके आने वाले, आप सोचिए डिलिमिटेशन को लेकर तो किस किस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे थे जाकर तमिलनाडु में, और अब डीएमके भी आ गई है सरकार के साथ, उस पर भी इनको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए जरूरी है कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए ताकि संसद की कार्रवाई चले और जो बिल सरकार लेकर आना चाहती है, जो बड़े बड़े बिल हैं, वो पास हो सके। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।